अभी हम पढ़ने वाले हैं द रेड हेडेड लीक 3.5 पार्ट 1। इसका मार्जिन क्वेश्चनर जो दिया हुआ है पेज नंबर 78 के ऊपर, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है थिंग्स टू डू। अब थिंग्स टू डू के अंदर सबसे पहला है Where will the advertisement that is given in this part of story can be seen in classified ad? तो क्लासीफाइड एड्स जो आते हैं पेपर के अंदर, छोटे एडवर्टाइजमेंट, वहाँ ये कहाँ दिखेगा? तो ये दिखेगा कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर और वांटेड, सिचुएशन, वैकेंट, इस तरीके से। दूसरा सवाल है व्हाट हैव यू टू डू व्हेन यू आर टोल्ड टू अप्लाई इन पर्सन। तो उसमें क्या करना है कि जब आपको पूछा गया है कि आप खुद जाकर एक एप्लीकेशन करो, तो क्या करेंगे? यू हैव टू गो टू द एड्रेस, राइट एप्लीकेशन इन योर ओन वर्ड्स, गो टू द एड्रेस पर्सनली एंड सबमिट द एप्लीकेशन। ठीक है? और इंटरव्यू होगा तो अटेंड द इंटरव्यू। बाद में हाउ वेयर द फोटोग्राफ्स डेवलप्ड इन दोज ओल्ड डेज। The photographs were developed in old days in dark room और underground room called cellar। एक डार्क रूम हुआ करता था और डार्क रूम के अंदर फोटोग्राफ डेवलप किए जाते थे। बाद में उसके बाद है लिसन एंड आंसर। ठीक है? तो ये है पेज नंबर 79 के ऊपर, लिसन एंड आंसर। तो उसमें वाई वॉज फ्लीट शीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। यानी फ्लीट स्ट्रीट जो था, वो फ्लीट स्ट्रीट रेड हेडेड पीपल से फुल क्यों था? जाहिर सी बात है, उन्होंने एडवर्टाइज देखा था और सभी लोग उस नौकरी को हासिल करने के लिए वहाँ आए थे। बिकॉज मिस्टर हॉफकिन हैड फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग टू हेल्प ऑल रेड हेडेड पीपल। दूसरा, who was well suited for the job? Mr. Wilson was well suited for the job. बाद में why did Mr. Wilson accept the job? Because the work was very meager and the pay of £4 was quite a good figure. Okay, so काम कम था और पैसे ज़्यादा थे, इसलिए मिल्सन ने वो जॉब एक्सेप्ट किया। विल्सन को वो जॉब अच्छा लगा बिकॉज £4 a week was a good payment and work given was very light. बाद में would you like to do such a job? Why? क्या आपको ऐसा विल्सन की जैसा जॉब करना पसंद है और क्यों? No, I would not have taken up such a job because conditions put forward seem to be fishy. तो ये इतने कम काम का इतना सारा पैसा, तो ये फिशी लगता है, फिशिंग किया जाता है इसमें, इसलिए मैं ऐसा जॉब करना नहीं पसंद करता। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिक्शनरी एंड एन एनसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में क्या फ़र्क होता है? डिक्शनरी में शब्दों का एक लिस्ट होता है और उसके मीनिंग होते हैं। ठीक है? लेकिन एनसाइक्लोपीडिया में जो है वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है? नॉलेज दिया जाता है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। डिक्शनरी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होती है। A dictionary gives list of words of a language in alphabetical order and given their meanings, whereas an encyclopedia is a book that gives information about different areas of knowledge, usually arranged in alphabetical order. ठीक है? बाद में suggest a few words that may appear under A after archery in encyclopedia। तो अब हम अगर एनसाइक्लोपीडिया देख रहे हैं, उसमें आर्चरी शब्द आया हुआ है, तो उसके बाद में क्या आएगा भाई? उसके बाद में आर्क्यू आएगा, आर्टिक आएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द उसके बाद में आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 1 का जो वर्कशॉप है उसको हम पढ़ते हैं। फाइंड एंड राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में द रेड हेडेड लीक, ये स्टोरी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर आए हुए हैं, तो उन कैरेक्टर्स का हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है। शेरलॉक होम्स है, वैटसन है, जेबेज विल्सन है, विंसेंट स्पॉल्डिंग है,
ऐसे कि हॉपकिन है और डंकन रॉस है। तो इनका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स वॉज द मोस्ट famous popular private detective in the world of detective stories and novels. He is known for his keen observation, knowledge and judgment. So many fields and ability to make accurate decision was his characteristic. दूसरा है वैटसन, डॉक्टर वैटसन जो थे वो कौन थे? डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स फ्रेंड थे, फ्रेंड ऑफ मिस्टर शेरलॉक होम, who assisted Sherlock Holmes in many crime investigations. Okay, and the story The Red-Headed League is given by Watson. तीसरा है मिस्टर जैबेज विल्सन। मिस्टर विल्सन was an elderly with fiery red hair. तो मिस्टर विल्सन जो थे वो एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनके रेड हेयर थे। ही वॉज अ पॉन ब्रोकर, वो पॉन ब्रोकर थे, बैच पे पैसा देते थे। ही अप्लाइड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन पर्सन, ही गॉट द जॉब बट दैट बॉट हिम इनटू ट्रबल। उन्होंने एक रेड हेडेड लीग ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा तकलीफ़ सहन करनी पड़ी। विंसेंट स्पॉल्डिंग वॉज द फेक नेम of John Clay, who was criminal of London, and Vincent Spaulding acted as an assistant of Mr. Jabez Wilson. Okay, he gave an advertisement to Jabez Wilson and forced him to apply for the post. Okay, बाद में एजेकी हॉपकिन, an American multimillionaire who founded the Red-Headed League for the welfare of red-headed people. Mr. Duncan Ross, he was representative of Red-Headed League in London and he gave job to Mr. Jabez Wilson. He engaged Mr. Wilson in doing nominal job for good pay. He was one of the miscreants in the Maestri case. ठीक है, तो हॉपकिन जो था डंकन रॉस जो था, इन्होंने जैबेज विल्सन को उलझा के रखा था एनसाइक्लोपीडिया के काम में। ठीक है, तो इतने सारे सवाल थे। अब दूसरा देखते हैं, ये थोड़ा ग्रामर का पार्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी बी एंड हैव, इसके निगेटिव वाक्य तैयार करने के हैं हमें, यानी बी का इस्तेमाल नॉट के साथ में और हैव का इस्तेमाल नॉट के साथ में कैसे किया जाता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि डू ये सहायकारी क्रियापद है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसको हैव के साथ में जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये बी के रूप है अलग अलग। आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। एम ये बी का रूप है और यहाँ पे नॉट उसके साथ जुड़ गया है। शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वॉज ये बी का रूप है, पास्ट टेंस रूप है, और इसके साथ नॉट जुड़ गया है, तो इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है। शी वॉजंट स्लीपिंग, शी वॉजंट स्लीपिंग मतलब ही वॉज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, तो जब भी इसके साथ जोड़ा जाता है तो वो एन टी लगा के, ओ का एपोस्ट्रोफी हो जाता है, एन टी लगा के भी जोड़ा जाता है। आई हैव नॉट सीन इट, तो इसी को अलग तरीके से लिखा गया है, आई हैवेंट सीन इट, मतलब ही इसको पढ़ते समय आई हैव नॉट सीन इट या आई हैवेंट सीन इट। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड, ही हैज़ेंट फिनिश्ड, एक ही चीज़ है, हैव नॉट, हैज़ नॉट और हैज़ेंट। ठीक है, पढ़ते समय हैज़ेंट पढ़ा जाता है पर मीनिंग हैज़ नॉट ही होती है। ठीक है, अब मेन वर्ब के साथ में जब हैव के साथ में मेन वर्ब जब इस्तेमाल किया जाता है तो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाता है, ये चीज़, और सवाल भी हैव से पूछा जाता है। ठीक है, मेन वर्ब बी एंड हैव के सवाल, तो बी से सवाल या हैव से सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो आर यू हंग्री, वाई इज़ ही सो सैड, तो उसका जवाब अगर निगेटिव देना है, आई एम नॉट
आर यू हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। तो दूसरा है हैव यू अ पेन, हैव यू गॉट अ पेन, डू यू हैव अ पेन। तो इस तरीके से आप उसको सवाल ऑक्सिलरी के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वाई वॉज ही लेट, तो बी के निगेटिव आई एम नॉट। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो हैव के आपको कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन करने के हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया डू का। डू यू हैव अ पेन, डज मीना हैव अ ब्रदर, तो आई डोंट हैव मनी, ही डजेंट हैव अ हाउस। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद हम पार्ट टू का ओरल वर्क देखेंगे और उसका एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए द रेड हेडेड लीक पार्ट 2 का ओरल वर्क देखते हैं। लिसन एंड आंसर, आपको सुन के सिर्फ जवाब देना है। टेल द नेम ऑफ द यंग मैन हु ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स, कौन से व्यक्ति ने होम्स के लिए दरवाज़ा खोला था? विंसेंट स्पॉल्डिंग। दूसरा, व्हाट डिड होम्स वांट टू सी, होम्स को क्या देखना था? होम्स वांटेड टू सी नीज ऑफ स्पॉल्डिंग। तीसरा, गेस वेयर मिस्टर मेरीवेदर टुक द अदर्स, मिस्टर मेरीवेदर टुक अदर्स टू ह्यूज सेलर ऑफ द बैंक। ठीक है, मिस्टर मेरीवेदर ये बैंक के चेयरमैन थे। थिंक, डिस्कस एंड गेस द आंसर। How did Mr. Merriweather come to know about the crime? Mr. Holmes revealed the information to him about the crime going to take place in his bank. बाद में, why did Mr. Holmes think the criminals would act that night? Mr. Holmes को ऐसे क्यों लगा था कि चोरी आज रात ही होगी? Because it was Friday and the bank will remain closed on Saturday and Sunday. The criminals had enough time to do their job on Friday night so that nobody would come to know about the crime. तो ये ओरल वर्क है, इसको आपको पढ़ना है। अब देखते हैं वर्कशॉप है आपका पार्ट 2 का। तो पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और उनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है। अगर आप ठीक से देखते हैं, होम्स एंड अदर्स गो टू बैंक, पेज नंबर 85 को देख रहे हैं हम। Holmes and others go to bank, Clay digs a tunnel, Ross closes the office of the red-headed league, Holmes catches the criminal Clay। तो इन सारी इवेंट्स को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला इवेंट जो आएगा वो आएगा द बैंक रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस। दूसरा, क्ले डिग्स अ टनल। तीसरा है रॉस क्लोजेज द ऑफिस ऑफ द रेड-हेडेड लीग। चौथा आएगा होम्स विजिट द एरिया अराउंड मिस्टर विल्सन्स शॉप। पांचवा आएगा होम्स एंड अदर्स गो टू द बैंक। छठवा आएगा क्ले एंड रॉस एंटर द सेलर टू स्टील द गोल्ड। और सातवां आएगा होम्स कैचेस द क्रिमिनल। तो इस तरीके से उसका सीक्वेंस आएगा। Find the adverbs from this part of the story that ends with ly. Find the adjective in each of the adverb. आपको क्या करना है, स्टोरी को ठीक से पढ़ना है, उसमें ly लगे हुए एडवर्ब्स को ढूंढना है और एडजेक्टिव कौन सा है उसके अंदर उसको ढूंढना है। चलिए तो उसको देखते हैं। फ्रैंकली मेन है, उसका एडवर्ब है फ्रैंकली और एडजेक्टिव है फ्रैंक। साइलेंटली साइलेंट, केयरफुली केयरफुल, फाइनली फाइनल, क्विकली क्विक, सडनली सडन, रियली रियल, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल। इस तरीके से उसका एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा, आपको ये पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है बाइसिकल मैनुअल। तो बाइसिकल मैनुअल को अभी हम पढ़ते हैं। चलिए पेज नंबर एक्टिविटी है हमको, डू यू राइड बाइसिकल, रीड एंड फॉलो द बाइसिकल यूजर्स मैनुअल। तो हमने देखा हुआ है कि जितने भी वस्तुएं हम खरीदते हैं उसके साथ में एक पुस्तक आता है हमें,
उसे कहा जाता है मैनुअल। तो बाइसिकल के साथ में एक मैनुअल आया हुआ है, तो उसको हम देख रहे हैं अभी, बाइसिकल यूजर्स मैनुअल। तो उसके अंदर लेफ्ट साइड का जो ब्लू कॉलम दिया हुआ है उसमें सेफ्टी फर्स्ट बोला हुआ है, यानी सबसे पहले सुरक्षा। तो क्या लिखा हुआ है, रूटीनली चेक द कंडीशन ऑफ योर बाइसिकल बिफोर एवरी राइड, नट्स, बोल्ट, स्क्रूज एंड फास्टनर्स। Familiarize yourself with the braking action of the bicycle. Test the brakes at slow speed. Always wear footwear that will stay on your foot and will grip the pedals. क्या मतलब होता है इन चीज़ों का, उसको देखते हैं। तो साइकिल चलाने से पहले अपनी साइकिल की जांच ठीक से करें, उसके नट बोल्ट, स्क्रू और बाकी जो लॉक है उसके अंदर वो सही है या नहीं है। दूसरा, आपके साइकिल के ब्रेक कैसे लगते हैं और स्लो स्पीड में लगते हैं या नहीं लगते, फास्ट स्पीड में लगते हैं या नहीं लगते, उसकी जानकारी ठीक से ले लें, ठीक है। और तीसरा ये है कि जब भी कोई फुटवेयर पहने, चप्पल, जूते, वो ऐसे होने चाहिए, आपके पैर से टिके हुए होने चाहिए और उसका ग्रिप आपके बाइसिकल के पैडल के ऊपर जमा हुआ होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए। ऐसी 3 बातें यहाँ लिखी हुई है। अब जब आप साइकिल चलाते हैं तो राइडिंग सेफ्टी क्या है, साइकिल चलाते समय कौन सी सुरक्षा का ध्यान रखना है। बी प्रेडिक्टेबल राइड सो दैट अदर ड्राइवर्स कैन सी यू एंड प्रेडिक्ट योर मूवमेंट्स। तो जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो आप कैसे चला रहे हैं इसका सामने वाले को अंदाजा आना चाहिए, इस तरीके से चलाइए। नहीं तो राइट हैंड बता रहे, लेफ्ट हैंड में टर्न कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों में काला चश्मा लगा हुआ है तो सामने वाले को समझ में नहीं आता किधर देख रहे हैं आप। दूसरा, नेवर हिच राइड बाय होल्डिंग ऑन टू अनदर व्हीकल, मतलब दूसरे किसी गाड़ी या दोस्त के हाथ को पकड़ के भाई साइकिल खींची जानी चाहिए, ऐसे मत चलाइए। तीसरा, ओबे ऑल ट्रैफिक रूल्स, जो वाहन चलाने के जो नियम हैं ट्रैफिक के, उन सभी का पालन कीजिए। बी अलर्ट, लुक आउट फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड ऑब्स्टेकल्स, दक्ष रहिए, आकस्मिक होने वाली घटनाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। और राइड ऑन फेमिलियर रूट्स, जो रास्ते आपको ठीक से पता है उन्हीं रास्तों के ऊपर आप चलिए। बाद में दूसरा दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में देखेंगे, टू फील इन एयर इनटू द बाइसिकल टायर। तो बाइसिकल के टायर में जब आपको हवा भरने की है तो क्या प्रोसीजर है उसका, क्या कौन से आपको उसके पायदान याद रखने के हैं। सबसे पहला, चेक द एयर प्रेशर इन द टायर बाय प्रेसिंग इट विथ योर हैंड। आपके हाथ से टायर को दबा कर देखिए, एयर प्रेशर देखिए और फिर हवा भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए वो डिसाइड कीजिए। चेक हाउ मच एयर इज़ नीडेड एंड फिल इन एयर अकॉर्डिंगली, थोड़ा देखिए कि कितनी हवा भरनी चाहिए और उतनी ही हवा उसमें भरिए। चेक द एयर प्रेशर अगेन बाय प्रेसिंग द टायर विथ योर हैंड, हवा भरने के बाद फिर टायर को दबा कर देखिए, अगर वो थोड़ा कड़क लग रहा है तो अभी हवा की ज़रूरत नहीं है। बाद में, फिल इन द एयर ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड अदरवाइज द ट्यूब में बस्ट, बहुत ज़्यादा हवा मत भरिए, जितने की ज़रूरत है उतनी ही हवा भरिए, नहीं तो ट्यूब फट सकता है। इफ़ द एयर इज़ मोर दैन नेसेसरी रिड्यूस इट, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हवा हो जाए तो उसे कम कीजिए। सर्विसिंग मेंटेनेंस मंथली, चलिए हर महीने आपको सर्विसिंग और मेंटेनेंस कैसे करना है। क्लीन द बाइसिकल फ्रेम विद अ क्लॉथ, एक कपड़े से साइकिल की फ्रेम को साफ़ कीजिए। चेक द टायर प्रेशर, टायर में के हवा के दबाव को जांचिए। वाइप द चेन एंड लूब, लूब यानी लुब्रिकेंट्स, जो पुराना ऑयल वगैरह लगा होगा उसको पूरा धो डालिए। ओके, द ब्रेक एंड चेन, ब्रेक और चेन को धो डालिए और फिर नए सिरे से उसको ऑयल दीजिए। अब राइट साइड में देखते हैं, हाउ टू मेंड अ पंक्चर, पंक्चर अगर हो जाए तो उसे कैसे रिपेयर किया जाना चाहिए। गेट द ट्यूब आउट ऑफ द टायर, ट्यूब को टायर से बाहर निकालिए। पंप एयर इनटू द ट्यूब विथ द एयर पंप, तो एयर पंप की सहायता से ट्यूब में हवा भरिए। डीप द एयर फिल्ड ट्यूब इन वाटर टब, डोंट फॉरगेट टू डीप एवरी पार्ट ऑफ द ट्यूब
the air bubbles will come on the surface right from the puncture point. तो जो हवा भरा हुआ ट्यूब है उसको एक पानी से भरे हुए टब में डुबाइए ताकि वो पूरी ट्यूब दबने के बाद में उसमें एयर बबल कहाँ है वो दिखाई दे. मार्क द पंक्चर पॉइंट विद अ पेन. जहाँ पे छेद है उसे उस पंक्चर पॉइंट को पेन से मार्क कीजिए. नाउ रिमूव द एयर फ्रॉम द ट्यूब. अब ट्यूब में से हवा निकाल दीजिए. क्लीन अप द पंक्चर पॉइंट एरिया एंड रब इट विथ हार्ड विथ अ फाइल. जो पंक्चर वाला एरिया है उसे साफ़ कीजिए सूखे कपड़े से और एक हार्ड फाइल लेकर कानस लेकर उसे घसीए, उसको रफ कीजिए सरफेस को. अप्लाई रबर सॉल्यूशन ऑन द पंक्चर पॉइंट. रबर सॉल्यूशन को पंक्चर पॉइंट पर लगाइए. कट अ स्मॉल पैच फ्रॉम स्क्रैप ट्यूब एंड पेस्ट इट टू कवर द पंक्चर पॉइंट. और छोटा सा एक ट्यूब का पुराने ट्यूब का टुकड़ा लेके पंक्चर पॉइंट के ऊपर उसे रबर सॉल्यूशन के साथ जोड़ दीजिए. प्रेस इट हार्ड टू एंश्योर द पैच हैज़ बीन पेस्टेड वेल. और ज़ोर से उसे दबाइए ताकि वो जो टुकड़ा लगाया हुआ है वो पक्की तरह से चिपक जाए. सेट द ट्यूब इन टायर. पंप एयर इन द ट्यूब. फिर से ट्यूब को टायर में लगा दीजिए और हवा को ट्यूब में भरिए. इस तरीके से आप पंक्चर निकाल सकते हैं. तो यह था पंक्चर के बारे में. अब हम देखेंगे पेज नंबर 87. चलिए पेज नंबर 87 के ऊपर एक रीड द वर्ड पिक्चर ऑफ अ बाइसिकल केयरफुली. तो यहाँ पे एक साइकिल का चित्र तो दिया हुआ है पर वो किसी शब्दों से जोड़कर बना हुआ है. तो उन शब्दों को हमें पढ़ना है. जैसे ऊपर लिखा हुआ है सैडल, टॉप ट्यूब, बाद में सीट पोस्ट, बाद में सीट ट्यूब, डाउन ट्यूब, हैंडल के वहाँ लिखा हुआ है स्टेम हैंडल बार्स. ठीक है. और सामने लिखा हुआ है ब्रेक लीवर. बाद में फिर चक्के के पास में लिखा हुआ है ब्रेक फोर्क. नीचे चक्के के जहाँ सारे स्पोक मिलते हैं उसको लिखा हुआ है हब. फिर दोनों चक्कों को टायर 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 ऐसे लिखा हुआ है. पीछे के चक्के में चेन लिखा हुआ है ना. तो ये बाद में चेन पैडल के पास में क्रैंक लिखा हुआ है, पेडल लिखा हुआ है, बाद में चेन रिंग लिखा हुआ है ना. तो हमें क्या करना है, लीस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द डायग्राम. तो ये डायग्राम में जितने भी शब्द दिए हुए हैं उनकी हमें एक लिस्ट करने की है. तो अगर हम ठीक से उसको देखते हैं तो यहाँ दिखेगा हमको सैडल, सीट पोस्ट, सीट स्टे, सीट ट्यूब, हेड ट्यूब, स्टेम हैंडल बार, बाद में ब्रेक, पेडल, वॉल, स्पोक, कैसेट फ्री व्हील, बाद में डिरेलियर, टायर, रीम, फोर्क, हब. ये सारे शब्दों का आपको लिस्ट करना है. ठीक है. राइट दीज वर्ड्स इन प्रॉपर कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल. तो ये टेबल दिया गया है, इसमें आपको उसको प्रॉपर कॉलम में लिखना है. तो देखिए पहला है विच ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज इन योर मदर टंग विदाउट एनी चेंजेस. तो मदर टंग में विदाउट एनी चेंजेस सीट, हैंडल, वॉल, ये हम तो मदर टंग में भी बोलते हैं. थोड़े से चेंजेस के साथ में टायर, ब्रेक, चेन, पेडल. और फिर दूसरा एक विच वर्ड्स हैव एन इक्विवेलेंट इन योर मदर टंग. बाइसिकल, उसको हम बोलते हैं साइकिल. ठीक है. बाद में नीचे दिया गया है राइट अदर साइकिल बाइसिकल रिलेटेड वर्ड्स दैट यू यूज़. तो साइकिल और बाइसिकल से रिलेटेड वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से है भाई. पंक्चर है ना, पंक्चर है. बाद में हवा है, एयर है ना. बाद में बेल है, लॉक है. साइकिल को हम बाइक भी बोलते हैं. टू व्हीलर है. बाद में टायर प्रेशर है, ट्यूब है ना, नट है, बोल्ट है, व्हील्स है ना, रिंग है, साइकिल रेस है, रेसिंग साइकिल है,
माउंटेन बाइक है, ये सारे शब्द साइकिल से रिलेटेड है। फाइंड कंपाउंड वर्ड्स यूज इन द डायग्राम। कंपाउंड वर्ड्स यानी दो शब्दों को जोड़कर तैयार किए गए शब्दों को इसमें से डायग्राम में से ढूंढना है। कौन से है भाई? सीट ट्यूब, सीट पोस्ट, टॉप ट्यूब, हेड ट्यूब, ब्रेक लीवर, हैंडल बार, सीट स्टे, चेन स्टे, चेन रिंग, डाउन ट्यूब, ये दो शब्दों को जोड़कर बना गया है। देखिए, सीट और ट्यूब, सीट ट्यूब, सीट और पोस्ट, सीट पोस्ट, टॉप और ट्यूब, टॉप ट्यूब, हेड और ट्यूब, हेड ट्यूब, ब्रेक और लीवर, ब्रेक लीवर, हैंडल और बार, हैंडल बार। बाद में सीट और स्टे, सीट स्टे, चेन और स्टे, चेन स्टे, चेन और रिंग, चेन रिंग, और डाउन और ट्यूब, डाउन ट्यूब। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेट। बाद में क्वेश्चन है, ट्रांसलेट एनी वन पार्ट ऑफ दिस बाइसिकल यूजर्स मैनुअल। आपको क्या करना है, तो जो बाइसिकल मैनुअल है मैंने आपको समझाया था, सेफ्टी फर्स्ट, राइडिंग सेफ्टी, टू फील इन एयर इनटू बाइसिकल टायर प्रोसीजर स्टेप्स, सर्विसिंग मेंटेनेंस और हाउ टू मेंड अ पंक्चर। तो इनमें से किसी एक भाग का आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, बाद में कलेक्ट स्पेसिमेंस ऑफ अदर मैनुअल्स एंड एग्जिबिट देम इन क्लासरूम। आपको क्या करना है, इसी के साथ आपके घर में कोई मिक्सर लिया होगा, पंखा लिया होगा, कुकर लिया होगा, तो उसके साथ भी ऐसी ही किताबें आती है, तो उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर वर्ड पिक्चर्स और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। तो ऐसे ही आप आपके पसंदीदा ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स से उस ऑब्जेक्ट का चित्र बनाना है आपको। तो इतना सब आपको करना है। ठीक है, तो सी यू देन, बाय बाय।